यूपीएससी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ एनसीईआरटी के बुक को जितनी भी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के बुक को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे और सभी सब्जेक्टों को हम कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी का जो बुक होता है वो न केवल यूपीएससी के एग्ज़ाम में बल्कि अन्य स्टेट एग्ज़ामों में और कई सारे एग्ज़ामों में काम आते हैं। एनसीईआरटी का सीरीज़ कंप्लीट होता है, हम साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी सीरीज़ साथ में लेकर चल रहे हैं और सभी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप यूपीएससी रीडिंग चैनल में आप लगातार बने रहिए। वर्तमान को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों को भी जानकारी रखें। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है। याद रखें, हम अध्याय 1 संरचनात्मक परिवर्तन पढ़ रहे हैं, जो भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक चैप्टर है, संरचनात्मक परिवर्तन। जबकि आधुनिक भारत को समझने के लिए जरूरी है कि भारत के औपनिवेशिक अनुभव को जानें। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत औपनिवेशिकता की देन है। उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। यह एक विरोधाभासी स्थिति भी थी। इस दौर में भारत ने पाश्चात्य उदारवाद एवं स्वतंत्रता को आधुनिकता के रूप में जाना। वहीं दूसरी ओर इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। इस तरह के अंतः विरोधी तथ्यों ने भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों को दिशा दी एवं उन पर प्रभाव डाला। अगले कुछ पाठों में यह बात साफ उभर कर आएगी कि किस प्रकार भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन, हमारी विधि व्यवस्था, हमारा राजनीतिक जीवन और संविधान, हमारे उद्योग एवं कृषि, हमारे नगर और हमारे गांव, इन सब पर उपनिवेशवाद के विरोधाभासी अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा। इसके कुछ उदाहरण जो हम अपने आम जीवन में पाते हैं वे इस प्रकार हैं। हमारे देश में स्थापित संसदीय, विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। यहाँ तक कि हमारा सड़कों पर बाइक चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है। सड़क के किनारे रेहड़ी व गाड़ियों पर हमें ब्रेड ऑमलेट और कटलेट जैसी खाने की चीज़ें आमतौर पर मिलती है। और तो और एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबंध है। अनेक स्कूलों में नेक टाई पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। तो जो पश्चिमी विरासत की चीज़ों को जो हम अपना रहे हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है कि जिस तरह हम स्कूली बच्चे जो टाई का उपयोग करते हैं या खाने में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं या जो सोफ़ा का उपयोग करते हैं या जो हमारी शिक्षा प्रणाली में अपनाते हैं, तो इन प्रकार की सभी चीज़ों की जो शैली है वो पाश्चात्य शैली की ब्रिटानी जो व्यवस्था है उनसे मिली हुई है। एक अनिवार्य हिस्सा होता है कितनी पाश्चात्य है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली इन चीज़ों में। हम प्रायः पश्चिम की प्रशंसा करते हैं लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। हम अंग्रेजी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके बहुआयामी और विरोधाभासी प्रभाव से हम सब परिचित हैं। और अंग्रेजी भाषा भी ब्रिटेन का हिस्सा है, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। उपयोग में आने वाली अंग्रेजी भाषा मातृभाषा नहीं है, बल्कि हम पाते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेजी आज भी विशेषाधिकारों की द्योतक है। मतलब कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जिस अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है, उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। दलितों के संदर्भ में ये बातें उपयुक्त हैं,
परंपरागत व्यवस्था में दलितों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। अंग्रेजी के ज्ञान से अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं। तो दलितों अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो निचली जातियों के जो लोग हैं, तो जिनको अंग्रेजी का बेहतर ज्ञान होता है, वह अपने समाज में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और अंग्रेजी का ज्ञान होने से जो भेदभाव की भावना होती है, अंग्रेजी का ज्ञान रखने पर व्यक्ति को उच्च दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा मानना है। वर्चुअल इंग्लिश, इसमें कुछ बातें हैं, अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इस अध्याय में हमने उन अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों को उल्लेख किया है जो उपनिवेशवाद के कारण आए। अब हम इस जानकारी के बाद उपनिवेशवाद को एक संरचना या एवं व्यवस्था के रूप में समझेंगे। ठीक है, उपनिवेशवाद को संरचना के रूप में समझते हैं। उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन उत्पन्न किया। इस अध्याय में हम दो संरचनात्मक परिवर्तनों, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की चर्चा करेंगे। हमारे विवेचन का मुख्य केंद्र दो विशिष्ट औपनिवेशिकतावाद होगा, पर साथ ही हम स्वतंत्र भारत में हुए विकास का भी उल्लेख करेंगे। इन सभी संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, जिनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। हालांकि इन दोनों परिवर्तनों को अलग करना बहुत कठिन है, फिर भी आप देखेंगे संरचनात्मक परिवर्तनों की चर्चा कैसे सांस्कृतिक परिवर्तनों को सम्मिलित किए बिना कठिन है। उपनिवेशवाद की समझ। अब उपनिवेशवाद की समझ देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र बताया गया है जो उपनिवेशवाद की स्थिति को दर्शा रहा है कि उपनिवेशवाद होता कैसे है, और उपनिवेशवाद की जो सांस्कृतिक स्थिति है उसको बताने की कोशिश की जा रही है। उपनिवेशवाद की समझ। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से अलग और अधिक प्रभावी रहा। इसके कारण जो परिवर्तन आए वह अत्यधिक गहरे और भेदभावपूर्ण रहे हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें दूसरे देश के क्षेत्रों पर कब्जा करके राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिसमें कमजोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों ने शासन किया। ठीक है, जो अन्य उदाहरण उपनिवेशवाद की जो प्रथा है उसको दिखा रहे हैं कि जो दूसरे देश होते हैं, तो दूसरे देशों पर शासन करने की जो व्यवस्था होती है वह उपनिवेशवाद कहलाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूंजीवाद के आने से पहले के साम्राज्य और पूंजीवादी दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। पूर्व पूंजीवादी शासन अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनके निरंतर शासन अथवा विरासत से व्यक्त होते हैं। कुल मिलाकर पूर्व पूंजीवादी शासक समाज के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सके। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। इसके विपरीत ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। जो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, जिनसे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों को ले। ब्रिटानी उपनिवेशवाद ने केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को ही नहीं बदला, अपितु यह भी निर्धारित किया कि कौन सी फसल उगाई जाए और कौन सी नहीं। इसने उत्पादन क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके वितरण के तरीकों को भी बदल दिया। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए। इससे जंगल पर आश्रित गडरिये व ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों व गडरियों का जंगलों में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जंगल से भेड़ बकरियां, गाय भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ हो गया। नीचे दिए गए भाग में संक्षेप में बताया गया है कि किस प्रकार औपनिवेशिक कानून
विशेषकर जंगलों से संबंधित कानून ने पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव डाला। इस संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियाँ उल्लेखनीय हैं। तो ब्रिटेन की जो जमीन और जमीन पर उगाए जाने फसलों का जो निर्णय होता था, तो उन सभी निर्णय को कैसे ब्रिटिश अपने पक्ष में करते थे और अपने फायदे के लिए कैसे फसलों को उत्पादन करवाते थे, इन चीज़ों को बताया है, क्योंकि हम यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन पढ़ रहे हैं और उपनिवेशवाद की एक झलक देख रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियाँ। बंगाल में रेलवे की शुरुआत एक निर्णायक घटना थी, जिससे असम की जंगल से संबंधित नीतियों में एक परिवर्तन आया। उस समय असम बंगाल का एक हिस्सा था। अब ये नीतियाँ उदार न होकर हस्तक्षेपवादी हो गई। जैसे जैसे रेलवे ने सैन्य यानों की मांग बढ़ी, वैसे वैसे असम का वह जंगल, जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं था, राजस्व कमाने का एक आकर्षक संसाधन बन गया। पूर्वोत्तर भारत में जंगल के बारे में बताया जा रहा है, तो कैसे आर्थिक रूप से फायदेमंद हो गया। उन दिनों का असम आज के 7 पूर्वोत्तर राज्यों से मिलकर बनता था। असम मतलब जो 7 पूर्वोत्तर राज्य है। 1861 और 1878 के बीच 269 वर्ग मील का विस्तृत जंगल आरक्षित घोषित कर दिया गया। सन 1894 तक यह क्षेत्र 3683 वर्ग मील का हो गया और यह बढ़ते बढ़ते 19वीं सदी के अंत तक 20,061 वर्ग मील हो गया, जिसमें कुल प्रांत का 42.2% क्षेत्रफल था। इसमें से 3609 वर्ग मील को आरक्षित रखा गया था। इसमें गौर करने की बात यह है कि जंगल का वो बड़ा क्षेत्र जिसमें आदिवासी समुदाय का निवास था और जो सदियों से वहाँ जीवन यापन करते आए थे, भी प्रशासकीय नियंत्रण में आ गया। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जनजाति समुदाय जंगलों से संबंध होकर प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन जी रहे थे। जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई है उसका दृश्य है। इसमें बताए गए हैं भारत में पहली क्रीक पुल जो थाने के पास है और उसके ऊपर से गुजरती हुई रेलगाड़ी 1854। थाने महाराष्ट्र का एक जिला है जहाँ पर 1854 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। उपनिवेशवाद ने व्यक्तियों की आवाजाही को भी बढ़ाया। भारत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चलता रहा। जैसे आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए। उन्हीं दिनों एक नए मध्य वर्ग का भी उद्भव हुआ, जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र में था। उसमें से वे लोग थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों से सेवा के लिए चुना था। इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर एवं वकील, जो मध्य वर्ग थे, उनको बताया जा रहा है कि जैसे डॉक्टर वकील इन सभी मध्य वर्गों का उदय हुआ। इन सरकारी सेवा कर्मियों और व्यवसायियों का भी बहुत आवागमन होता रहा। यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। यहाँ बॉक्स में कुछ बताया जा रहा है कि सन 1834 से लेकर 1920 तक भारत के अनेकों बंदरगाहों से नियमित रूप से जहाज जाते थे। उन जहाज़ों में विभिन्न धर्मों, लिंग वर्गों व जातियों के भारतीय लोग होते थे, जिन्हें कम से कम 5 साल के लिए मॉरिशस के बागानों में मजदूरी करने के लिए पहुंचाया जाता था। इसके लिए कई दशकों तक लोगों का चयन मुख्यतः बिहार प्रांत के विशेषकर पटना, गया, आरा, सारण, तिरहुत, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिलों में से होता था। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भी भेजा। कितने लोग तो जहाज पर रास्ते में ही मर जाते थे। जाने वाले अधिकांश लोग में से कुछ तो कभी लौट कर ही नहीं आए। आज उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, जो वस्तुतः भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुंचे हैं। व्यवस्थित शासन के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी परिवर्तन की शुरुआत की। ये परिवर्तन वैधानिक, सांस्कृतिक अथवा वास्तुकला आदि क्षेत्रों में लाए गए।
वस्तुतः उपनिवेशवाद बृहद एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तन की कहानी थी। इनमें से कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप में थे, जबकि अनेक सुनियोजित तरीके से लाए गए थे। जैसे कि हम पाते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उसने भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेश के विरोधी चेतना का माध्यम बनी। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश ने औपनिवेशिक शिक्षा अपने फायदे के लिए लाए थे कि औपनिवेशिक शिक्षा के तहत ब्रिटेनवासी हमेशा जीवित रहेंगे। पर इसका उल्टा ये हुआ कि औपनिवेशिक शिक्षा के विरोध में और औपनिवेशिक शिक्षा के साथ ही भारत में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हो गया। उपनिवेशवाद के आयामों व तीव्रता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पूंजीवाद की संरचना को समझा जाए। पूंजीवाद ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। आप कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक भारतीय समाज में पूंजीवादी बाजार के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिम में पूंजीवाद का प्रारंभ एक जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से यूरोप द्वारा शेष दुनिया की खोज, गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधनों का दोहन, विज्ञान और तकनीक का अद्वितीय विकास और इसके उपयोग में उद्योग एवं कृषि में रूपांतरण आदि सम्मिलित है। पूंजीवाद को प्रारंभ से ही इसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएं, प्रसार, नवीकरण, तकनीक और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया। इन्हीं गुणों के कारण पूंजीवाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सुनिश्चित करता है। पूंजीवादी दृष्टिकोण से बाजार को एक बृहद भूमंडलीकृत रूप में देखा गया। पश्चिमी उपनिवेशवाद का पश्चिमी पूंजीवाद के विकास से अन्योन्याश्रित संबंध है। यही बात औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में भी कही जा सकती है। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद का प्रबल हुआ और इस प्रक्रिया के दूरगामी प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़ी। अगले भाग में हम औद्योगिकरण और नगरीकरण के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उपनिवेशवाद के प्रभाव से कुछ विशिष्ट प्रारूपों का उद्भव हुआ। अगर पूंजीवादी व्यवस्था सशक्त आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप ले सकता है। आज ये बड़ा स्वाभाविक लगता है कि हम सब राष्ट्र राज्य में रहते हैं और हमें राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र की नागरिकता स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। क्या आपको पता है कि पहले विश्व युद्ध के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पासपोर्ट का अधिक चलन नहीं था? कुछ ही क्षेत्रों के लोगों के पास यह उपलब्ध था और समाजों का संगठन सामान्यतः इन आधारों पर नहीं होता था। राष्ट्र राज्य एक विशिष्ट प्रकार के राज्य के लिए उपयोगी है जो आधुनिक समाज का लक्षण है। सरकार को एक विशेष क्षेत्र टेरिटरी में संप्रभुता प्राप्त होती है, एक विशेष क्षेत्र, और इससे रहने वाले लोग एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं। नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय में घनिष्ठ रूप से संबंध है। ठीक है, नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के समूह को स्वतंत्रता एवं संप्रभुता प्राप्त होती है। उन्हें अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का इस्तेमाल कर सकें। ये प्रजातांत्रिक विचारों के उद्भव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 3 में आप इसके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांत तथा प्रजातांत्रिक अधिकारों के बीच विपरीतार्थक संबंध है। राष्ट्रवाद और प्रजातांत्रिक अधिकार। उपनिवेशवाद। हमने जाना है कि उपनिवेशवाद का मतलब साधारणतया विदेशी शासन, जैसे भारत में ब्रिटिश शासन से है, जबकि इसके विपरीत राष्ट्रवाद का निर्देश था कि भारत के लोग या किसी भी उपनिवेशी समाज के लोगों को संप्रभु होने का समान अधिकार है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस विरोधाभास को सही समय पर समझा। उन लोगों ने घोषणा कर दी कि स्वाधीनता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वे राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के लिए लड़े।
तो भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको यहाँ पर बताया गया है। नगरीकरण और औद्योगिकरण। औपनिवेशिक अनुभव। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। बहुत सारी पश्चिमी समाजशास्त्री पुस्तकों में यह बताया गया है कि अति विकसित परंपरात्मक सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिक मानव की आवश्यकता होती थी। अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास की वजह से बहुत से कम लोग कृषि के कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते थे। इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जाती है। यह देखने में आया है कि पश्चिम में 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। अतः हम नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। ये दोनों प्राय एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण प्रायः एक साथ होने वाली प्रक्रिया हैं, लेकिन हर हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि कहीं पर नगरीकरण की मात्रा ज़्यादा हो रही होती है और कहीं पर औद्योगिकरण की मात्रा ज़्यादा हो रही होती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था, जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना। तो आप चित्र देख सकते हैं, ये नगरीकरण का उदाहरण है। ये भी नगरीकरण में महलों का उदाहरण दिखा रहा है, और यहाँ पर फैक्ट्रियों से नगरीकरण और फैक्ट्रियों के बारे में भी दिखाया जा रहा है। सन 1800 में 10,000 निवासियों वाले कस्बों और शहरों में पूरी जनसंख्या के 20% लोग रहते थे। सन 1900 तक यह अनुपात 74% का हो गया। राजधानी लंदन में सन 1800 में लगभग 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे। 20वीं सदी के प्रारंभ तक यह आकार बढ़कर इतना हो गया कि इसकी जनसंख्या तकरीबन 7 करोड़ हो गई थी। लंदन उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा नगर था। वह उत्पादन, वाणिज्य और आर्थिकी का सबसे बड़ा केंद्र था। यह केंद्र निरंतर फैलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का हृदय क्षेत्र हो गया। भारत की जनगणना रिपोर्ट 1911 का अंक 1 और पृष्ठ संख्या 408। भारत में सस्ते यूरोपीय कपड़ों के थान और बर्तनों का बाद और तीव्र गति से आयात और पश्चिमी रूपरेखा वाले उद्योगों के भारत में ही लग जाने के बाद भारत के ग्रामीण उद्योगों का लगभग सफाई हो गए। खेती से हुई उपज की ऊंची कीमत को देखते हुए ग्रामीण कारीगरों ने अपने वंशानुगत व्यवसाय को छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। ग्रामीण संगठनों और कारोबारों का विघटन प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग गति में हुआ। विकसित प्रांतों में यह परिवर्तन ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखा। यह कौतूहल की बात है कि ठीक इसी ब्रिटिश औद्योगिकरण का एक उल्टा असर, यानी कि भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। भारत में कुछ पुराने परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन और निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात मैनचेस्टर प्रतियोगिता में गिरता चला गया। भारत के प्राचीन नगर जैसे सूरत और मछलीपट्टनम, जहाँ से व्यापार हुआ करता था, का अस्तित्व कमजोर होने लगा, जबकि आधुनिक नगर जैसे बम्बई और मद्रास, जो उपनिवेशी शासन में प्रचलित हुए, मजबूत होते गए। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद की समस्याओं का विघटन हो गया। फलतः इन राजसभाओं के संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन लोगों का भी पतन हुआ। 19वीं सदी के अंत से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में, जहां यांत्रिक उद्योग लगाए गए थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी।
यहाँ पर बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने बदले में जो दिया वह था भूमि स्वामित्व और अंग्रेजी में शिक्षा की सुविधा। कुछ तथ्य साबित करते हैं कि जो विकल्प दिए गए थे वे मध्य वर्ग का गठन करने के लिए समुचित नहीं थे। यह पहला तथ्य है कि प्रारंभ में इसकी कृषि से हुई उपज में कोई लेना देना नहीं था, और दूसरा, भारत की सांस्कृतिक परंपरा से कोई संबंध नहीं था। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जमींदार जमीन के परजीवी हो गए और शिक्षित स्नातक बस नौकरी ढूंढने वाले। नगरों में स्थित उत्पादकों के द्वारा बनाए गए विलासिता के सामानों ढाका या मुर्शिदाबाद की उच्च कोटि की रेशम की मांग में दरबारों के विघटन के बाद भारी कमी हो गई। ये उत्पाद जिन बाह्य बाजारों पर निर्भर थे उनका भी कमोबेश सफाया हो गया था। दूर दराज के क्षेत्रों के ग्राम शिल्प विशेषतः पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अंग्रेजों का प्रवेश जल्दी और सघन था, अधिक समय तक स्थित रहे, जब तक कि रेलवे के विस्तार ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से ज़्यादातर लोग नगरों में आए, लेकिन इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में ज़्यादातर लोगों की कृषि की ओर जाना पड़ा। भारतीय जनगणना रिपोर्ट इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत में समाजशास्त्री लेखन में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और अनिश्चित परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा की गई है। पश्चिमी औद्योगिकरण और इसके परिणाम स्वरूप उभरे मध्य वर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगिकरण के अनुभव के साथ की जाती रही है। ऐसे ही एक झलक बॉक्स में दिए गए विवरण से मिलती है। निम्नलिखित तर्क से यह भी पता चलता है कि औद्योगिकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं, बल्कि यह नए सामाजिक समूहों और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और विकास की कहानी है। दूसरे शब्दों में, यह भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों के बारे में है। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्थाओं में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उपयुक्त माने गए थे, क्योंकि इन जगहों से उपभोग की आवश्यकता वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। साथ ही यहीं से उत्पादित वस्तुओं का सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। औपनिवेशिक नगर ब्रिटेन में स्थित आर्थिक केंद्र और औपनिवेशिक भारत में स्थित हाशिए के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र थे। इस प्रकार ये नगर भूमंडलीकृत पूंजीवाद के ठोस उदाहरण थे। उदाहरण के रूप में औपनिवेशिक भारत में बम्बई को इस प्रकार सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया था कि सन 1900 तक भारत की 1/3 कच्ची कपास को जहाज से भेजा जा चुका था। कोलकाता से जूट पटसन का निर्यात होता था, जबकि चेन्नई से कहवा, चीनी, नील और कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। कोलकाता ऐसा पहला नगर था। सन 1690 में एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम जॉब चारनाक था, ने हुगली नदी के तट से लगे 3 गांवों कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानुती को पट्टे पर लिया। उसका उद्देश्य उन तीनों गांवों में व्यापार के अड्डे बनाना था। हुगली नदी के किनारे ही सन 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना रक्षा और सैन्य बल को गठित करने के उद्देश्य से हुई। फोर्ट और उसके आसपास का खुला क्षेत्र, जिसे मैदान कहते थे, जहां सैन्य बलों के डेरे थे, कलकत्ता नगर का केंद्र बना। इसी केंद्र से नगर का प्रसार हुआ। चाय में बागवानी। अब चाय की बागवानी देखते हैं। हम अब तक जान चुके हैं कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। इसकी वजह औद्योगिकरण की देर से हुई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहाँ के प्रारंभिक औद्योगिकरण और नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था, जो अपने हितों को देखता था। हमें विभिन्न उद्योगों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे।
हम केवल चाय के बागवानी को जानने की कोशिश करते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी और उनसे बलपूर्वक कार्य लिया जाता था। ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराया जाता था। कथा साहित्य एवं अन्य स्रोतों से बागान में काम करने वालों के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। चाय की पत्तियां चुनती महिला। वास्तव में औपनिवेशिक प्रशासक यह मानकर चलते थे कि बागान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग किया जाए। वे इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे कि औपनिवेशिक देश में चलाए गए नियम कानून अलग हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश उन प्रजातांत्रिक नियमों का निर्वाह औपनिवेशिक देश में भी करे जो ब्रिटेन में लागू होते थे। श्रमिकों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती थी उसको दिखाया गया है। श्रमिकों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती थी। सन 1851 में चाय उद्योग की भारत में शुरुआत हुई। ज़्यादातर चाय के बागान असम में थे। सन 1930 तक 4,79,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को यहाँ काम पर रखा गया था। चूँकि असम की जनसंख्या सघन नहीं थी और चाय का बागान निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे, इसलिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को दूसरे प्रांतों से लाया गया था। लेकिन दूर दराज से मजदूरों को लाकर ऐसी जगह पर रखने से जहाँ की आबो हवा स्वास्थ्य के प्रतिकूल थी, यहाँ तक कि विचित्र प्रकार के बुखारों का प्रकोप था, इलाज में अत्यधिक खर्चा होता था और इस खर्चे के लिए बागानों के मालिक और ठेकेदार सहमत नहीं थे। सही तरीके से मजदूरों को लाना खर्चीला होता, इसलिए ब्रिटिश व्यवसायियों ने सरकारी ताकत का सहारा लिया। ऐसे कानून बनाए गए कि गरीब मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। असम के चाय बागानों के लिए मजदूरों की नियुक्ति वर्षों तक होती रही। यह काम ठेकेदारों को दिया गया था जो बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट नंबर 111-1863 जिसका 1865, 1870 और 1873 में संशोधित किया गया का इस्तेमाल करके मजदूरों को प्रलोभन बल भय के द्वारा असम भेजते थे। कर्जन के भाषण सेकंड से पृष्ठ 238 से 9। असम जाने वाले मजदूर दरअसल दस्तावेज के तहत कई सालों के लिए वहां गए थे। सरकार की तरफ से उन मजदूरों को दंडित करने का प्रावधान किया था जो समझौते के पट्टे के अनुसार व्यावसायिक शर्तें पूरी नहीं करते थे। इस पक्ष को स्पष्ट करते हुए कानून के सदस्य टी सलेग ने जब सन 1901 में श्रम एवं उत्प्रवासी विधेयक 1901 असम लेबर एंड इमिग्रेशन के बारे में बोलते हुए कहा था कि पट्टे पर लिए गए मजदूरों को यह कानून विधिवत रूप से निर्देश देता है कि वह 4 साल के लिए असम में मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मजदूर इस निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे जेल हो सकती है। इस प्रकार की शर्तें मालिक मजदूर से संबंधित साधारण कानूनों में नहीं होती हैं, लेकिन हमने ब्रिटिश भारत में असम के चाय बागानों के मालिकों ने सुविधा और फायदे के लिए इस प्रकार की शर्तों को कानून का हिस्सा बनाया है। तथ्य यही है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य बागान वालों को फायदा पहुंचाना है, न कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखना। मजदूरों के बारे में जानने के बाद यह आवश्यक है कि मालिकों बागान वालों के बारे में जानें। सामान की लदाई और उतारने के लिए पर्वतपुरी एक अहम जगह थी। जब भी आप छोड़ते पानी के स्टीमर किनारे में लगते आसपास के बागानों के मालिक अंग्रेज और उनकी मेम जहाज से उतरते हैं। वैसे तो उनके बगीचे दूर दराज थे और उन्हें एकांत में ही रहना पड़ता था, लेकिन उनकी जीवन शैली में भोग विलास की चमक भरपूर थी। उनके विशाल बंगले मजबूत लकड़ी के पट्टों पर स्थित और घिरे हुए थे,
ताकि जंगली जानवर वहां ना आ पाए। राजसी उनके विशाल बंगले मजबूत लकड़ी के पट्टों पर स्थित और घिरे हुए थे। सॉरी, राजसी बंगले के चारों ओर मखमली बाग थे, जिनकी रौनक में रंग बिरंगे फूलों की कतार थी। उन गोरे साहबों ने कितने ही स्थानीय लोगों को विशेष ट्रेनिंग देकर बेहतर सेवा देने लायक बना दिया था। माली, बावर्ची और घरेलू कामकाज करने वाले नौकर की कैफियत देखने बनती थी। नौकरों की सेवा की वजह से उन विशाल बंगलों के बरामदे और एक एक सामान दूर से ही चमकते थे। सारी ज़रूरत की चीज़ें, साफ सफाई के पाउडर से लेकर परिष्कृत कांटे, सेफ्टी पिन से लेकर चांदी के बर्तन तक, नॉटिंघम के किनारे वाले टेबल क्लॉथ से लेकर नहाने के साबुन तक, सब कुछ जहाज से आते थे। बड़े बड़े नहाने के टब, जो कि विशाल नहान के कमरे में रखे जाते थे, जिन्हें कि हर दिन सवेरे भिश्ती बंगले के कुएं के पानी से भर देता था, वे भी वास्तव में स्टीमर से ही आते थे। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। पहले के भागों में हमने जाना था कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण में औपनिवेशिक शासन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस भाग में हम संक्षेप में जानेंगे कि औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत की सरकार ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा कैसे दिया। कुछ अर्थों में यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया भी थी, जिसमें स्वाधीन भारत के शासक उपनिवेशवाद के द्वारा प्रभावित हुए विकास को संजोए रखना चाहते थे। अध्याय 5 में हम भारतीय औद्योगिकरण और इसमें आए परिवर्तन, विशेषकर सन 1990 के बाद हुए उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सॉरी, कॉल आ गया था, तो हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ आर्थिक शोषण एक केंद्रीय मुद्दा था। उपनिवेशवाद से पहले भारत की जो तस्वीर कथा साहित्य आदि में दिखती थी, उसमें समृद्धि और संपन्नता थी, लेकिन उपनिवेशवाद के बाद के भारत में गरीबी दिखाई देती थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और बृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थितियों में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग, पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने सोच रखा था, आधुनिक और समृद्धशील भारत की नींव बृहद लौह इस्पात उत्पादक उद्योगों या विशाल बांधों और विद्युत शक्ति के केंद्रों पर रखी जानी थी। आप भाखड़ा नांगल बांध पर पंडित नेहरू के विचारों को पढ़ें। हमारे अभियंता यह बताते हैं कि संभवतः इसके जैसा विशाल ऊंचा बांध दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके कार्य में कठिनाई और जटिलताएं दिखाई देती है। जब मैं इसके आसपास घूम रहा था, मेरे मन में यह विचार आया कि इन दिनों लोग बड़े मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस विशाल भाखड़ा नांगल से बेहतर और बड़ा कौन सा स्थान होगा जहां हजारों लाखों लोगों ने एक साथ काम किया। लोगों ने यहाँ अपना खून पसीना बहाया और यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिए। इससे अच्छी और कौन सी जगह होगी। बॉक्स 1.9। सन 1938 में स्वतंत्रता के तकरीबन एक दशक पहले राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक के.टी. शाह थे। यह गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। सन 1939 से समिति ने अपना कार्य आरंभ किया, लेकिन यह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि इसके अध्यक्ष नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में विश्व युद्ध भी छिड़ गया। इन व्यवधानों के बावजूद 29 सह समितियों का गठन हुआ,
जिन्हें 8 उप समूहों में विभाजित किया जाना था और जिसके कार्य क्षेत्र में पुनर्नियोजित तरीके से राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलू थे। समिति के विचाराधीन क्षेत्र निम्नलिखित थे: कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन, उद्योग और उत्पादन के द्वितीयक साधन, मानवीय कारक, श्रम व आबादी, वित्त और विनिमय, सार्वजनिक उपयोगिता, आवागमन और संचार। सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और आवास, शिक्षा, सामान्य और तकनीकी, नियोजित अर्थव्यवस्था, महिलाओं की भूमिका। अनेक सह समितियों ने अपने प्रतिवेदन सौंपे और अंतरिम प्रतिवेदनों को भी समर्पित किया गया। यह सब भारत की स्वाधीनता के पूर्व हुआ। सन 1948-49 में अनेकों प्रतिवेदन प्रकाशित हुए। मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग का गठन हुआ, जो आयोग के क्रियाकलापों के लिए प्रमुख बिंदुओं को परिभाषित करता है। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण को देखते हैं। आपको भारत में निरंतर बढ़ रही नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में जरूर पता होगा। हाल ही के वर्षों में बढ़ते हुए भूमंडलीकरण द्वारा शहरों के अत्यधिक प्रसार और परिवर्तनों की जानकारी भी हो गई। अध्याय 6 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भारत में नगरीकरण के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। आज़ादी के बाद के 2 दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा था। इस पर विचार व्यक्त करते हुए समाजशास्त्री MSA राव ने लिखा है कि भारत के कई गांव भी तेजी से बढ़ रहे नगरीय प्रभाव में आ रहे थे। नगरीय प्रकृति का प्रभाव गांव का शहर या नगर से कैसा संबंध है पर निर्भर करता है। उन्होंने 3 भिन्न प्रकार के नगरीय प्रभाव की स्थिति की व्याख्या की है। एक, नगरीय गांव का दृश्य। बॉक्स 1.10। सबसे पहले वे गांव आते हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। वे इन शहरों में रहते हैं, लेकिन उसके परिवार के सदस्य गांव में ही रहते हैं। उत्तर मध्य भारत के एक गांव माधोपुर में 298 घरों में से 77 घर ऐसे हैं जिनके सदस्य प्रवासी हैं, जबकि 77 अप्रवासियों में से लगभग आधे ऐसे हैं जो मुंबई या कोलकाता में काम करते हैं। कुल अप्रवासियों के 75% ऐसे प्रवासी हैं जो गांव में अपने परिवार को नियमित रूप से पैसे भेजते हैं और 83% अप्रवासी प्रत्येक साल या 4 से 5 बार या 2 साल में एक बार अपने गांव में जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी केवल भारतीय नगरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। जैसे कि गुजरात के गांवों के अनेक प्रवासी अफ्रीका और ब्रिटेन के शहरों में रहते हैं। इन लोगों ने अपने गांव में आधुनिक फैशन के मकान भी बनाए हुए हैं। उन्होंने जमीन जायदाद में निवेश किया हुआ है तथा शिक्षण संस्थान और जन कल्याण के लिए स्थापित ट्रस्टों को भी दान दिया है। दूसरे प्रकार का शहरी प्रभाव उन गांवों में देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित है। जब एक भिलाई जैसा औद्योगिक शहर उभरता है तो उसके आसपास के कुछ गांवों की पूरी जमीन उस शहर का हिस्सा बन जाती है, जबकि कुछ गांवों की आशंका आंशिक भूमि अधिग्रहित की जाती है। ऐसे शहरों में प्रवासी कामगार आते ही रहते हैं, जिससे गांव में मकानों की मांग बढ़ जाती है और बाजार का विस्तार होता है। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों और अप्रवासियों के बीच के संबंधों को संतुलित करने की समस्या भी उत्पन्न होती है। महानगरों का उद्भव और विकास तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है जिससे निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। नगरों के विस्तार में कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो जाता है, जबकि वे क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते नगरीय विकास के लिए प्रयोग कर लिए जाते हैं। बॉक्स 1.10 का अभ्यास उसको बाद में देख लेंगे। चुने हैं महानगरीय शहरों की जनसंख्या। ये 10 लाख में है।
आप देख सकते हैं कि 2001, 1991, 1981, 1971, 1961, 1951। तो 1951 से 2001 तक जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जनसंख्या की स्तर लगातार बढ़ते हुए 18 करोड़ के पास पहुंच जाती है। इसको दिखाया हुआ है चुने हुए महानगरीय शहरों की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। तो 10 की वृद्धि दर की प्रतिशत को आप यहाँ पर देख सकते हैं। निष्कर्ष, आपको यह तो स्पष्ट लग रहा होगा कि उपनिवेशवाद केवल इतिहास का विषय नहीं बल्कि आज भी हमारे दैनिक जीवन में जटिल रूप से मौजूद है। इस अध्याय से यह प्रकट होता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का मतलब केवल उत्पादन व्यवस्था, तकनीकी नवीकरण, आबादी की सघनता ही नहीं, इसके अलावा यह हमारे जीवन का एक अतरंग हिस्सा है। आप स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण के बारे में और विस्तार से अध्याय 5 और 6 में पढ़ेंगे। तो यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम एनसीईआरटी के जितने भी बुक हैं उसको कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। साथ ही स्टैंडर्ड बुक को भी कंप्लीट करेंगे और साथ ही अन्य जो चीज़ें जो इंटरनेट में उपलब्ध है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वेस्टेज चीज़ों का अध्ययन नहीं कराया जाता है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए, हमारे बोर्ड के एग्ज़ामों के लिए, सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए या अन्य स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए जरूरी होता है, उन्हीं चीज़ों को ही पढ़ाया जाता है। और हम यहाँ पर अधिकतर ज़्यादा मात्रा में सिर्फ गवर्नमेंट की जो चीज़ होती है उनका हम अधिक उपयोग करते हैं। गवर्नमेंट की चीज़ों का उपयोग करने के एक और महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें गवर्नमेंट अपने सोर्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो उनका सोर्स कहने का मतलब होता है कि जैसे जो एनसीईआरटी का बुक होता है वो गवर्नमेंट का बुक होता है और गवर्नमेंट के कई मंत्रालय अपनी अपनी पत्रिका निकालते रहते हैं, अपना अपना गजट पेश करते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो इन सभी चीज़ों को विस्तारित रूप से अध्ययन करना हमारा उद्देश्य है और यहाँ पर क्वालिटी पूर्ण रूप से अध्ययन आपको कराया जा रहा है। तो आप यूपीएससी रीडिंग चैनल में को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और लगातार इसमें अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।